ये पर्टिकुलर टॉपिक में हमको कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब सोच के देखो कि अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैलकुलेट करना है, पीएच क्या होता है बचपन में पढ़े हो, पीएच बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लॉग एच प्लस से। ये जो बोल रहा हूँ ना, इसको मैंने बस इंग्लिश में बोला तुम लोगों से कि पीएच जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग ऑफ एच प्लस से। अब हमने नॉस्ट इक्वेशन तो पढ़ा हुआ है, पीछे पढ़ा है क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इनटू लॉग क्यू। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी रिपीट किया तुमको कि इसमें कैसे हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रीवियसली जो पढ़ा था मैंने बताया भी तुम लोग को कि जैसे जिंक इलेक्ट्रोड हमने लिया था, है ना। तो जिंक इलेक्ट्रोड पे जिंक क्या होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। सो बेसिकली हमने क्या किया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा। अभी सोच के देखो एक बार, अपने मन से सोच के देखो कि अगर मेरे को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इट मींस पीएच की वैल्यू लिखनी है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, लॉग एच प्लस से। अब एच प्लस के लिए सोचो, एच प्लस के लिए क्या चाहिए, अरे यार एच प्लस होने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो चाहिए ना। क्यों भाई, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का नहीं होगा तो फिर एच प्लस कहां से मिलेगा हमको, जाहिर सी बात है। मतलब हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। मैंने क्या लिखा है टॉपिक ऊपर कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट मींस अब इलेक्ट्रोड आप जिंक विंक मत लीजिए, अब आप इलेक्ट्रोड लीजिए हाइड्रोजन का। तो सोच के देखो, अगर मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ एनोड पे तो क्या होगा, H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है H2 गैस के फॉर्म में होता है। तो सोच के देखो, अगर H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो H2 गैस बनाएगा। बिल्कुल। तो रिएक्शन क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन पे, मतलब जो 2H प्लस है बेसिकली वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सॉरी, ऑक्सीडेशन मैंने यहाँ गलती से लिख दिया है, रिडक्शन होगा ये, ठीक है, इसको थोड़ा वो कर लेना मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। ये रिडक्शन होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, इसीलिए देखो मैंने बोला कि वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना। सॉरी, इट्स माय बैड, इसको रिडक्शन कर लो आप, ठीक है। सो बेसिकली रिडक्शन होगा, क्या होगा, एनोड पे नहीं कैथोड पे, ठीक है। अब जब रिडक्शन होगा तो सोच के देखो कि जो H प्लस है, 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस बनाएगा। अब इस हिसाब से मैंने तुमको क्या बताया था कि जब हम लॉग क्यू लिखते हैं, क्यू क्या होता है भाई, रिएक्शन कोशेंट। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में क्या है, H2 है, तो ऊपर हो जाएगा H2, जो कि H2 है गैस के फॉर्म में है। तो गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बोला कि गैस को हमेशा प्रेशर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मींस यहाँ जो वैल्यू गिवन होगी आपको वो हमेशा एटीएम में गिवन होगी, मतलब प्रेशर की यूनिट होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है। अब यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया कि जहाँ जो H2 गैस है बेसिकली उसका प्रेशर 1 एटीएम है। तो लॉग क्यू में जब हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं तो ऊपर हम H2 गैस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो भैया 1 एटीएम हो गया। अब जब ये 1 एटीएम हो गया तो नॉस्ट इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग ऑफ, ऊपर तो 1 हो जाएगा क्योंकि वैल्यू दी हुई है, नीचे H प्लस है। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी, जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आप क्या देखोगे कि H प्लस के आगे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या, अरे बिल्कुल है। तो H प्लस के आगे 2 है, इट मींस जो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा उसकी पावर हो जाएगी 2। अब इसको जैसे ही आप ऊपर भेजोगे यू विल गेट व्हाट, द वैल्यू ऑफ H प्लस इज इन टर्म्स ऑफ माइनस 2 दी पावर। सो अगर ये जो पावर -2 है जिसको आप आगे गिराओगे, क्यों भाई, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी सबने पढ़ी है, m की पावर n। सो n log m लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो भाई मैंने वही तो किया, बस इस -2 को आगे किया। अब माइनस हो किया तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस विल गेट मल्टीप्लाइड, द वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव। सो ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन 2 है, 2 से 2 आगे वाली काट दो वैल्यू को, log h प्लस को ph लिख सकते हो। तो तुम्हारा जो ई सेल होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.059, और ये पूरा log h प्लस को मैं ph लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि pH को रिप्रेजेंट किया जाता है लोगरिथमिक फंक्शन ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। क्या बोला मैंने शुरुआत में, मैंने बोली इंग्लिश में बात क्या, कि पीएच का रिप्रेजेंट करता है द लोगरिथमिक वैल्यू ऑफ द H प्लस आयंस, उसका कंसंट्रेशन का लोगरिथमिक वैल्यू। इट मींस उस पूरे log H प्लस जगह मैं पीएच लिख सकता हूँ। तो तुम्हारे पास एक फार्मूला आ गया। और क्यों रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि ये रिडक्शन का ही तो हमने लिखा है, ध्यान से देखो, कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो हमने बस कैथोड को रिप्रेजेंट किया रिडक्शन के फॉर्म में। इसलिए अब सिमिलरली अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि उल्टी कर दो वैल्यू को, उल्टी कर दो, है ना। यानी रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन पीएच, सॉरी मल्टीप्लाई बाय पीएच। अब क्लियर है अब क्लियर है, बता दो यार, अब क्लियर होगी। देखो समझ तो तुमको आई थी, बट तुमको वो फील नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं है कि तुम लोग को समझ नहीं आया था, तुम लोग को समझ आया था। बट अभी मैं, मेरी आवाज अब तक, अभी देखो जैसे वो सान्या कोई बोला था, सान्या ही बोली थी ना
कि सरी है ना क्लास में, कोई और तो नहीं है ना, वॉइस तो उनकी है। देखो अभी तुम लोग को आदत है हिंदी में समझने का, तो अपन हिंदी रोज बोलते हैं। मैं थोड़ी प्लेसमेंट प्लेसमेंट में तुम लोग की वजह से मेरी थोड़ी तैयारी हो जाएगी, इसलिए मैं सोचा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। बट अभी तुम लोग को पसंद नहीं आया, बट कोई बात नहीं, चलो हिंदी में ही पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस इंग्लिश में पढ़ाते हैं ना तो आदत बनती बनी रहती मेरी भी। समझ में आया? ये तो समझ आया होगा, सिंपल है, कुछ करना है नहीं। अभी मेरी आवाज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा बेकार सा आवाज आ रहा होगा मेरा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को यार। स्पीकिंग कोर्स की प्रैक्टिस कौन करता है? अपने आप आती है बोलने समझने, वॉइस रिकॉग्निशन, साथ ही साथ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन तुम्हारे ब्रेन से, तुम्हारे माउथ से। देखो कोई स्पीकिंग कोर्स तुमको इंग्लिश नहीं सिखा सकता है गाइज। कोई स्पीकिंग कोर्स से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। सॉल्व ऑन योर प्रैक्टिस। समझ समझ आएगी नहीं ये बताओ? सॉरी, समझ आएगी नहीं, जल्दी बताओ। समझ आया सबको? अरे बोलो। देखो अगर समझ आ गया ना तो आओ, क्या आओ सवाल करते हैं, आ जाओ। कैसे सवाल पूछे जाएंगे? बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे जाएंगे आपसे। सवाल है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द, क्या हो जा रहा है यार? कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H2 when it is placed in a solution। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, सिंपल सा सवाल है लेकिन बड़ा दिक्कत होता है, बच्चे पढ़े नहीं होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का पीएच हमसे पूछा है, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड। पीएच वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू 4 है, ठीक है। हमसे बोला है कि कैलकुलेट करो, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं है, गलती हो गया यहाँ, लगता है मिस्टेक से। पीएच वैल्यू दी हुई है इसकी, कितनी? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन इसको लिखते हैं, तो पीएच वैल्यू दी हुई है 4, इसको बेसिकली पीएच कर लो, दिस इज पीएच वैल्यू। ये दी हुई है 4। हमको कैलकुलेट करना है क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2। अब सोच के देखो, जब E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लिखेंगे तो मैंने आपको क्या लिखवाया है, 0.0591 इंटू पीएच। लेकिन क्या होगा, ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं ना। सो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.0591, और साथ में होती है पीएच। अब कितना सिंपल सा सवाल है, कुछ करना है नहीं, मैंने तुमको डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया है, पीएच की वैल्यू 4 दे दी है। जरा 4 से मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ कि जो तुम्हारी, अरे बस भाई, इमोशंस को बयां ना करो, जल्दी से बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। कुछ करना नहीं है इसमें, पीएच वैल्यू आपको दे दी गई है, और बेसिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वगैरह से ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो मुझे जल्दी से इसका आंसर दे दो यार, कि कितना आया मल्टीप्लाई करके। जल्दी से इसका आंसर दे दो, कुछ करना नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है, ताकि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का आंसर मिल जाए। हम्म, जल्दी से यार। मेरा नेट स्लो है क्या, कि तुम लोग का रिस्पॉन्स स्लो आ रहा है? लैग वैग हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है थोड़ा लैग हो रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए भाई, बहुत बढ़िया।
तो एक तो ऐसे सवाल पूछ जाएगा जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई होगी, जो भी आपने वैल्यू नोट की है, कितनी वैल्यू आई है। हम्म, कितनी वैल्यू आई है। चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, 0.0.2364, सॉरी 0.2364 माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेंट। अच्छा रिडक्शन पूछता तो कुछ नहीं सर, ये माइनस वाला साइन हटा देते बस, तो 0.2364 रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता। अच्छा ठीक है, अभी देखो एक टाइप का और सवाल पूछा जाता है ना। और वो जैसे आपका नर्स डिवीजन पढ़ा है ना, बिल्कुल वैसे है, बस आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। देखो इसमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू, आप फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इसमें ऑफ, क्या हो क्या रहा है यार ये, पता नहीं क्या हो रहा है यार। चलो ठीक है, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, व्हाट द हेल मैन, रुको, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यार, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। लिख के देखते हैं, ठीक है। शिट, ऐसा क्या हो गया। एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड देना। मुझे एक सेकेंड देना तुम लोग, ठीक है। मैं काट के फिर से ऑन करता हूँ। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ अभी ठीक है। चलो तो अरे लगता है ऊपर नहीं नीचे लिखना पड़ेगा, चलो नीचे लिखता है, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से, नीचे लिखो क्वेश्चन को, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल, बेसिकली आरपी कैलकुलेट करना है हमको ऑफ प्लैटिनम, ठीक है। प्लैटिनम दिया हुआ है और यहाँ कुछ वैल्यूज दी हुई है आपको, क्या यहाँ बेसिकली प्लैटिनम नहीं है, समझ लो, एक पहले मैं समझा देता हूँ। देखो हमको एक सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, सेल रिएक्शन गिवन है, जो कि सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हमको दिया हुआ है, और उसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और वो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको नोट कर लो, वो है प्लैटिनम कॉमा H2 और H प्लस जो है 0.1 मोलर, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज। ये बेसिकली सेल रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है, ठीक है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल। अब कितना सिंपल सी बात है कि हमने रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पीछे देखा है। क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान से देखो। रिडक्शन पोटेंशियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने ई सेल लिखा तो इसको ऐसे लिख लो कि ई सेल इज ये रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है, इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, इट्स माइनस, है ना, 0.0591 अपॉन एन, एंड लॉग ऑफ, याद करो। सोच के देखो, H2 और ऐसे इधर क्या है, डबल डैश H प्लस। अब सोच के देखो कि S का रिएक्शन क्या रहा होगा। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो ये बेसिकली, अगर मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं जो ऊपर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा रिएक्शन रहा होगा, ये गैस के फॉर्म में। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। इट मींस जो हमारा Q है बेसिकली, उसको Q को हम कैसे लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे H2 गैस का कंसंट्रेशन, और नीचे जो आपका H प्लस है उसकी पावर 2, बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं हमेशा जब ऊपर गैस होगा तो। और ध्यान से देखो यहाँ प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 280 बिल्कुल दिया हुआ है। और ये भी देखो H प्लस का कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है 0.1 मोलर। सो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, कुछ करना नहीं है, वैल्यू को बस पुट कर देना है। सो रिडक्शन पोटेंशियल निकालते वक्त ई नॉट सेल माइनस, अब सोच के देखो 0.059
और नीचे n। अच्छा n क्या है, n की वैल्यू यहाँ 2 है, इट मींस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 यानी n की वैल्यू हो गई 2। तो नीचे तो हो जाएगा सर 2। अब सोच के देखो कि ऊपर देखो प्रेशर दिया हुआ है इस बार 2 atm, इस बार 1 नहीं है, इट मींस क्या यार, क्या हो क्या रहा है यार ये। नीचे लिखता हूँ लॉग ऑफ, ऊपर देखो 2 दिया हुआ है, इट मींस सीधे वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा H2 दिया हुआ है प्रेशर वाली जगह पे, इस H2 प्रेशर वाली जगह पे उसको सीधे 2 कर दे। सो लॉग ऑफ 2, और नीचे कितना है सोच के देखो, नीचे दिया हुआ है कितना, 0.1। अच्छा 0.1 को मैं 10⁻⁻1 लिख दूं, हाँ लिख दीजिए। लेकिन ध्यान से देखो कि यहाँ 0.1 को मैं 10⁻⁻1 तो लिख सकता हूँ, लेकिन पावर भी तो 2 है, इट मींस 10⁻⁻1 और 2। तो अगले स्टेप में क्या कर सकता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2। और सोच के देखो लॉग, ऊपर देखो क्या है, ऊपर तो 2 है सर, लेकिन नीचे देखो इसको मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻2 कर दूं, हाँ बिल्कुल। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। इट मींस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 इंटू, अच्छा सोच के देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। अरे यार क्यों, क्योंकि ये 10⁻² ऊपर जाएगा, क्या मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, किसकी, लॉग ए बी की प्रॉपर्टी पढ़ी है सबने, लॉग ए बी की प्रॉपर्टी पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ा होगा। क्या होता है लॉग ए बी, लॉग ए बी भैया होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अब बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टी पे इसको आपको खोल देना है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जब हम निकालेंगे, सो ई नॉट सेल, एक सेकेंड, माइनस, सॉरी ये ई नॉट सेल है, माइनस 0.0591/2 इंटू, अब सोच के देखो लॉग ए इंटू लॉग बी, यानी लॉग 2 मतलब वैल्यू ऑफ लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻²। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल, सॉरी -2 नहीं है +2 है, -2 नहीं है +2 है। तो 10 की पावर, ओहो, अब इसको आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन से। अब आपके मन में एक सवाल तो ये आ रहा होगा कि सर ई नॉट सेल तो कहीं क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो यहाँ ई नॉट सेल करेंगे क्या। तो याद रखो, जब भी एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको प्लैटिनम और H2 कहीं भी दिख जाए, किसी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में जब भी आपको प्लैटिनम के साथ साथ H2 दिखता है, तो आप समझ जाना इसको कहते हैं SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसके अंदर जो आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 0 वोल्ट होती है। यानी यहाँ जो ई नॉट सेल है वो जानबूझ के नहीं दिया है, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो जो सेल रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है, हमेशा याद रख लो, जब भी आपको प्लैटिनम के साथ में H2 दिखता है और अगले साइड H+ दिखता है, बिल्कुल ऐसा, तो समझ जाना कि ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और इसके लिए सिर्फ एक वैल्यू याद कर लो, ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा इसके लिए 0 होगी। सो इसीलिए यहाँ जो ई नॉट सेल है वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब जब वैल्यू 0 हो गई तो एकदम आराम से आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आगे देखो क्या हो जाएगा, ये -0.0591/2। अब साथ में फिर आगे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2। और इधर देखो, ध्यान से देखना, ये लॉग 10⁻² है, इट मींस ये लॉग a की पावर m बन रहा है, बिल्कुल। तो यहां आगे आ जाता है m, तो इस केस में भी क्या होगा, +2 तो आगे आ जाएगा, और साथ में लॉग ऑफ क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा। अब सोच के देखो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, बता चुका हूं वीडियोस में अपने में, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, इट मींस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.0591। इसको 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 591 ऐसे जैसे वैल्यू होती है तो मैं लेके चलता हूँ, 0.06 कर लो। और नीचे 2 है तो काट के सीधे 0.03 कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कर लो, -0.03 इंटू, अच्छा लॉग 2 की वैल्यू नहीं पता है, मैं आपको नोट करा देता हूँ, याद रख लो 0.301 होती है लॉग 2 की वैल्यू, तो लॉग 2 की वैल्यू 0.301। टेंशन नको करो, आपको गिवन होगा सवाल में। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, ऐड कर लो आप इधर, ये क्या हो जाएगा 2.301 प्लस 0.03, मतलब -0.03, और मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ क्या, 2.301। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके मुझे आप सभी आंसर बताइए जल्दी से, थोड़ा लंबा था, लेंदी था, बट जल्दी से बता दो। मैं आपको अभी बताता हूँ अमन कुमार,
मैं बताता हूँ अभी आपको। जल्दी से इसका आंसर मुझे पहले बता दो। सब लोग को समझ आया? बहुत सिंपल। ऑलरेडी थोड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ आज, इसीलिए बहुत आराम आराम से, थोड़ा जोश कम लग रहा होगा, बट कंटेंट तो पर सही पढ़ रहे हैं हम। तो मैंने थोड़ा समय लिया आपको ये समझाने में, बट अभी आप सब लोग आंसर दे दो कि कितना होगा मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू 2.301 मल्टीप्लाई बाय 0.03। जल्दी से, फटाफट से सभी लोग आंसर दे दो किसकी वैल्यू कितनी होगी। समझ में आया होगा आई होप। ये सारा प्रोसेस, सारा स्टेप कुछ करना नहीं था, मैंने आपको पहले ही इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सिखा दिया था। सो बिल्कुल वही वाला केस है। बस आपको एक चीज यहाँ ये समझनी थी कि यहाँ एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि प्लैटिनम के साथ जब भी आपको H2 दिख जाए तो समझ जाना कि ये एक SHE है। SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 0। इसीलिए ई नॉट सेल को मैंने कर दिया 0। बिल्कुल, अगर दो लोगों का आंसर सेम आया है तो डेफिनेटली आंसर सही होगा। क्या सबको समझ आया? एक बार जल्दी से बता दो, क्या सबको ये समझ आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने कर लिया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। तो लिख दिया जाए, बिल्कुल लिख दिया जाए, कितना? -0.069, इतना आया है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूनिट लग जाएगी वोल्ट की। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सानिया, तुमको समझ नहीं आया? तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? सबने रिस्पॉन्स दे दिया। फटाफट से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको समझ आया? सबको समझ आया? जल्दी से बता दो यार। सबको समझ आया? थोड़ा आई थॉट लैग है, मतलब मेरे और आपके में, क्योंकि आपका लगता है वो जो मैसेज है वो मुझे थोड़ा लेट पहुंच रहा है, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा समय ले लेंगे, बट आराम से पढ़ेंगे। समझ आया तो बताओ, तभी आगे प्रोसीड करूंगा, वरना एक बार और बता दूंगा। चलो भैया, चलो भाई, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया। चलो भैया, अब देखो, अब अगर ये क्लियर हो गया ना, तो एक और चीज आती है। और ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, ठीक है। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ये बुक में पढ़ा है कि नहीं, बट क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमको ये पढ़ाया गया था, तो मैं भी आपको जरूर पढ़ाऊंगा डेफिनेटली। पूरा कंटेंट हम पढ़ेंगे। सो इसमें एक और चीज पूछी जाती है जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। ये एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, बट समझ लो, कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल, अभी कंसंट्रेशन सेल के अंदर मैं जो पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं डिफरेंट कंसंट्रेशन पे भी और साथ ही साथ प्रेशर के टर्म में भी मैं क्या कहना चाहता हूँ पहले समझो ध्यान से। देखो, सबसे पहले सीखते हैं कि कंसंट्रेशन सेल होता क्या है, ठीक है, पहले ये समझते हैं, उसके बाद अभी देखो नर्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट थोड़ा लंबा पार्ट है। क्यों? क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन काफी पूछा जाता है, इसीलिए उसको अलग अलग फॉर्म में हमने देखो पीएच के फॉर्म में पढ़ा, फिर उसको इक्विलिब्रियम के फॉर्म में पढ़ा, डेल्टा जी नॉट के फॉर्म में पढ़ा, फिर नर्स्ट इक्वेशन का मेन फॉर्म जो था वो तो था ही, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल निकालना सीखा। और अभी मैंने एक बात और आपको नोट कराई कि जब भी आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखेगा प्लेटिनम के साथ साथ, तो आप उसका ई नॉट को जीरो मान लेंगे, ठीक है। अब कंसंट्रेशन से एक टॉपिक है, आज एडिशनली इसको थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो होगा वो कल भी प्रैक्टिस करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है, आराम आराम से करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ समझो पहले कंसंट्रेशन सेल होता क्या है। देखो बिल्कुल वही डेनियल सेल जैसा होगा। क्या होगा कि दो कंटेनर हम पहले लेंगे। लेट्स से मैंने दो कंटेनर पिक किया, ठीक है। और कंटेनर में मैंने क्या किया, अब देखो हमने उसमें क्या किया था, याद होगा अगर आपको, जब ने डैनियल सेल का जब मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया था, तो मैंने बताया था कि उसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक साइड जिंक सल्फेट लेते थे और दूसरी साइड कॉपर सल्फेट लेते थे, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जिंक सल्फेट यानी जो भी आपका सोल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, है ना। लेकिन 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 कंसंट्रेशन सेल में आपको एक ही चेंज करना है। करना क्या है मैं बता देता हूं। जो दोनों कंटेनर आपने लिए, इस दोनों कंटेनर में आप
जिंक सल्फेट का ही सोल्यूशन लेंगे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बिल्कुल। इसलिए इसका नाम देखो क्या दिया गया, कंसंट्रेशन सेल। कहने का मतलब मेरा ये है ना कि कंसंट्रेशन सेल जब आप बनाएंगे तो आप दो कंटेनर तो लेंगे, लेकिन एक में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट नहीं लेंगे जैसा हमने डायनल सेल में किया था, वो नहीं करना है यहाँ। यहाँ क्या करना है, दोनों कंटेनर में आपको जिंक सल्फेट ही लेना है, लेकिन इस बार जो कंसंट्रेशन होगा वो वन मोलारिटी का नहीं होगा। मान लो लेट्स से कोई रैंडम कंसंट्रेशन है इसका, तो मैंने इसके कंसंट्रेशन को बोल दिया C1 कंसंट्रेशन। और सिमिलरली जो हमने कंटेनर 2 लिया उसमें भी हमने जिंक सल्फेट ही लिया, लेकिन इसका कंसंट्रेशन कोई कुछ और है जिसको मैंने बोल दिया C2। मतलब कोई रैंडम सा 2 मोलर 3 मोलर 4 मोलर 8 मोलर 6 मोलर 10 मोलर जो आपको लेना है ले लो, मैंने C1 C2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो एक कंटेनर जो है जिंक सल्फेट का उसको मैंने C1 कंसंट्रेशन पे रखा, और दूसरा कंटेनर है जो भी जिंक सल्फेट का ही है लेकिन उसका कंसंट्रेशन मैंने C2 रखा। इसलिए देखो इसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। मतलब इस बार दोनों कंटेनर में सेम क्या होगा, सेम सॉल्यूशन तो होगा लेकिन कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, इसलिए इसको कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। और वहां हमने क्या किया था कि वहां जो जिंक सल्फेट था उसमें हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप किया था। यहां भी हम क्या करेंगे, जिंक सल्फेट में जिंक के ही इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे। लेकिन वहां क्या किया था डैनियल शेल में हमने किया था कि कॉपर सल्फेट में हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट लिया था और उसमें हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला था। लेकिन यहाँ अजीबोगरीब नहीं, समझ लो, सिंपल सा समझने का चीज है, यहाँ भी हम जिंक का ही लेंगे। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड भी सेम है, मतलब जिंक का ही इलेक्ट्रोड और जिंक का ही, मतलब कैथोड भी जिंक का, एनोड भी जिंक का, सोल्यूशन भी जिंक सल्फेट का तो दूसरा सोल्यूशन भी जिंक सल्फेट का। अंतर क्या है कि दोनों का कंसंट्रेशन हमने C1 और C2 लिया है, इसलिए इसको कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। सो कंसंट्रेशन सेल और डैनियल सेल में डिफरेंस ये है कि हम सेम सोल्यूशन लेते हैं, सेम इलेक्ट्रोड लेते हैं, बट कंसंट्रेशन C1 और C2। अब इस पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन पे मैंने तुमसे नर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पूछी, इट मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पूछी, वो हमको निकालना है। तो वही हम यहाँ सीख रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल। इसको आओ दोनों को कनेक्ट कर दो तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और साथ में सॉल्ट ब्रिज भी लगा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये हो गया, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन सेल का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंसंट्रेशन सेल में याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जिंक सल्फेट ही होता है दोनों साइड जिंक इलेक्ट्रोड ही होते हैं, कैथोड भी जिंक का, एनोड भी जिंक का, लेकिन कंसंट्रेशन C1 और C2 वेरिएबल हो सकते हैं। अब आओ मैं तुमसे कैलकुलेट कराता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई सेल की वैल्यू एट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं भैया, सबको पता है, नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमको रिएक्शन लिखने आना चाहिए ना, तो मान लो एट एनोड, मतलब जो आपका लेफ्ट कंटेनर है, ये मान लो ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है। मतलब कंसंट्रेशन सेल में एनोड और कैथोड दोनों ही जिंक के होते हैं। तो एट एनोड क्या हो रहा होगा, सबको पता है सर, मैंने अब तक पढ़ते पढ़ते मेरे साथ यहाँ तक आ गए हो, सबको पता चल गया होगा कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो अब ये बताओ, अगर एनोड जिंक का है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का एनोड है, तो जिंक का अगर मुझे ऑक्सीडेशन कराना है तो मैं क्या लिखूंगा कि जो जिंक होगा सर वो बेसिकली जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा होगा और दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होगा। यही आपका क्या है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। अब बिल्कुल है सर, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल है। सिमिलरली अगर मैं एट कैथोड लिखूं तो अरे बोलो भैया, कैथोड में क्या होगा सर, यही जो जिंक 2+ है ना, ये बेसिकली जो दो इलेक्ट्रॉन खुद छोड़ा है, क्यों, क्योंकि कैथोड भी भैया इस बार जिंक का है। सो इस बार दोनों में जिंक इन्वॉल्व है। सो कैथोड भी क्या होगा, जिंक 2+ दो इलेक्ट्रॉन को लेके जिंक सॉलिड बनाएगा यहाँ। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। अच्छा भैया, तो अगर मैं तुमसे नेट सेल रिएक्शन पूछूं तो सिंपल है, दोनों को जोड़ दो। अब जोड़ के देखो तो क्या होगा, जोड़ देखो दिखेगा जिंक 2+ दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। सिमिलरली जिंक 2+ टू जिंक, ये सॉलिड, समझे, ये है नेट सेल रिएक्शन। मतलब सॉलिड, और ये क्या होगा, एक्वस, ये भी क्या होगा, एक्वस, क्योंकि सॉल्यूशन है। बताओ भैया, बस याद रख लो, इसका कंसंट्रेशन लेट्स से C1 मोलैरिटी होगा तो दूसरे का C2 होगा, सिंपल है। बस क्योंकि अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमने लिया है। क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ। पढ़ा है, यहाँ तक क्लियर है कंसंट्रेशन सेल के बारे में, यहाँ तक क्लियर है। देखो पहली बार जो पढ़ा होगा ना वो भी समझ गया होगा अभी, है ना। अगर उसने डैनियल सेल वाला मतलब जो टॉपिक मैंने पहले प्रीवियस सेशन अटेंड किया है तो पढ़ समझ गया होगा, समझ आ गया। चलो अच्छा, सेल रिएक्शन तो लिख लिया।
अभी मैं तुम सबसे कहूँ क्या कि जरा सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दो, तो सिंपल है सर। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, अरे भैया कैथोड भी और एनोड भी दोनों ही जिंक के हो गए, तो सेल रिप्रेजेंटेशन के वक्त हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल है, सॉल्ट ब्रिज वगैरह लगाएंगे बीच में, दो डंडा खड़ा करेंगे और फिर लिख देंगे। इट मींस सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कंसंट्रेशन सेल का, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कंसंट्रेशन का, और समझते हैं। याद रख लो हमेशा, सेल रिप्रेजेंटेशन के वक्त जिंक सॉलिड होगा, एक डंडा जिंक प्लस टू, ये सॉल्ट ब्रिज, और सिमिलरली जिंक टू प्लस एक डंडा जिंक सॉलिड। क्लियर है, इसका कंसंट्रेशन C1 मोलैरिटी, तो इसका C2 मोलैरिटी। अरे यही तो होगा, क्यों भाई, क्योंकि डंडे के लेफ्ट साइड हम एनोड लिखते हैं और डबल डंडे के राइट साइड कैथोड। मैंने आपको बता दिया पहले ही, एनोड पे मतलब लेफ्ट साइड डंडे के क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन देखो ना भैया हो रहा है, जिंक से जिंक टू प्लस, और राइट साइड क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिडक्शन को। तो देखो ना भैया रिडक्शन हो तो रहा है, जिंक टू प्लस से जिंक, हाँ भैया हो रहा है। क्लियर है सेल रिप्रेजेंटेशन, जल्दी से बता दो, क्लियर है सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो भैया क्लियर है सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा अब ये सारी बातें हो गई, तो यार जो मेन काम करने आए वो तो कर ले, बिल्कुल करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन मतलब बेसिकली नस्ट इक्वेशन ना कह के मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब C1 और C2 कंसंट्रेशन पे है, तो जब अलग अलग कंसंट्रेशन होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए किसको बुलाते हैं, भैया नस्ट इक्वेशन को। तो नस्ट इक्वेशन क्या कहता है, एक बार और लिखता हूँ, इतनी बार लिख दूंगा कि समझ जाओगे। E इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n और log C2 और C1। अच्छा यही होता है, सॉरी C2 C1 कह दिया मैं भी। log Q लिखो, अभी 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 कंफ्यूज ना कहो, log Q लिखो, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज आपको समझनी है यहाँ, ठीक है। अब एक चीज आपको समझनी है, क्या, याद रख लो हमेशा, जब भी इलेक्ट्रोड जिंक एनोड और कैथोड दोनों क्या होंगे, जिंक के इलेक्ट्रोड होंगे, तो सोच के देखो कि जब क्या हो, कंसंट्रेशन को मैंने C1 और C2 कर दिया, मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन से हटा के, 1 मोलर को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जो है। अब सोच के देखो कि जब यहां से मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन को हटा दिया, C1 और C2 तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे मैंने रखा, तो जाहिर सी बात है कि यहां से सर जो ई नॉट सेल की वैल्यू है ये तो हट हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये ई नॉट सेल तब आता है जब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। यहां तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को बदल दिया, और हमने दोनों साइड क्या किया, जिंक के ही इलेक्ट्रोड को रखा है। इट मींस यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसीलिए यहाँ जो ई नॉट सेल है ये पूरा का पूरा वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाता है। ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। इट मींस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो इक्वेशन लिखते हैं हम, किस केस में, कंसंट्रेशन सेल के केस में, वो लिखा जाता है, हमेशा याद रख लो। ई नॉट सेल यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसीलिए ई सेल की वैल्यू को हम करते हैं इस केस में नेग्लेक्ट। और जो तुम्हारा नस्ट इक्वेशन है उसको हम मॉडिफाई करके कैसे लिखते हैं, और समझो, ई सेल इज इक्वल्स टू -0.06 अपॉन n log, हमेशा याद रख लो, C1 अपॉन C2, log C1 अपॉन C2, मतलब एनोड अपॉन कैथोड, एनोड अपॉन कैथोड। लेकिन कई बुक क्या करती है, इसी को पॉजिटिव में लिख देती है, लेकिन जब पॉजिटिव में लिखती है ना तो ऊपर C2 अपॉन C1 कर देती है। इट मींस कैथोड अपॉन एनोड। मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नीचे पॉजिटिव वाला ही याद रख लो। बस याद रख लो कि लॉग के अंदर जो Q की वैल्यू है ना, Q को हमेशा आप C2 अपॉन C1 लिखिएगा। मतलब जो भी आपका कैथोड पे, मतलब जो आपका कैथोडिक कंसंट्रेशन है अपॉन एनोडिक कंसंट्रेशन, ये याद रख लीजिए, बस एक कन्वेंशन है ये। और ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन सेल। तो जब भी आगे माइनस होगा तो आप क्या करेंगे, एनोड अपान कैथोड लेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ये दूसरा पॉजिटिव वाला याद रखिए, यानी ई सेल जो कैलकुलेट होगा वो होगा 0.06 अपॉन n log C2 अपॉन C1। C2 क्या है, कैथोड का कंसंट्रेशन। C2 क्या है, कैथोड का कंसंट्रेशन। अरे देखो ना भैया, कैथोड पे C2 है, एनोड पे C1 है, तो आप हमेशा याद रख लो ऐसे, log कैथोड अपॉन एनोड,
मतलब C2 अपॉन C1, तो E सेल इक्वल्स टू 0.06 अपॉन n log C2 अपॉन C1। ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका फॉर कंसंट्रेशन सेल। क्लियर बच्चा लोग? क्लियर बच्चा लोग? जल्दी से बता दो। ये क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से। क्लियर हो गया? कॉपी कर लेता हूँ मैं एक दो, जल्दी से भैया। क्लियर है? सिंपल है? चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक और चीज, कुछ नहीं, एक स्लाइड सा चेंज आपको बताता हूं मैं। देखो, अभी तो यहाँ कंसंट्रेशन दिया है। मान लो ये जो आपका कंसंट्रेशन है, ये कभी प्रेशर में दे दे तो ये हो सकता है बिल्कुल। मान लो दोनों साइड गैस हो और दोनों साइड गैसियस रिएक्शन हो, तो गैसियस रिएक्शन को हमेशा प्रेशर रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो एक साइड प्रेशर होगा P1, दूसरी साइड प्रेशर होगा P2, है ना? एक साइड प्रेशर होगा P1, दूसरी साइड प्रेशर होगा P2। तो हमेशा याद रख लो, इस केस में आपको जब भी ई सेल पूछे, कब? जब कंसंट्रेशन C1 C2 ना देके कंसंट्रेशन जो है वो प्रेशर के टर्म में दे दे मतलब गैसियस रिएक्शन होगा तब P1 अपॉन P2, जब गैसियस इलेक्ट्रोड होगा तब। तो मान लो ऐसे कि ई सेल जो होगा, इस केस में हमेशा याद रख लो 0.06 अपॉन n, और हमेशा याद रख लो log P1 अपॉन P2, इस केस में होता है आपका एनोड अपॉन कैथोड। तो प्रेशर के टर्म में अगर आपको याद रखना है ई सेल, तो आप रखिएगा log P1 अपॉन P2 एनोड अपॉन कैथोड। और कंसंट्रेशन के टर्म में अगर आपको ई सेल कैलकुलेट करने को बोले फॉर द कंसंट्रेशन सेल, तो आप कैथोड अपॉन एनोड करिएगा। मतलब मैं जनरली प्रेफर करता हूं ये दूसरा वाला, ठीक है, 0.06 अपॉन n log C2 अपॉन C1, मतलब कैथोड अपॉन एनोड। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ना देके दोनों साइड आपको प्रेशर दे देगा, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया, ई सेल इक्वल्स टू 0.06 अपॉन n log P1 अपॉन P2। इस बार आप एनोड अपॉन कैथोड करिएगा। मतलब इस केस में जब प्रेशर के टर्म में दिया होगा ना, सो एनोड वाले प्रेशर को, मतलब एनोडिक प्रेशर को P1 बोलेंगे, और कैथोड वाले जो प्रेशर होगा उसको हम P2 बोलेंगे। सो P1 अपॉन P2 रिप्रेजेंट करता है एनोड अपॉन कैथोड, लेकिन वहां कैथोड अपॉन एनोड, बस उल्टा आपको याद रखना है। क्लियर है? एक एक्स्ट्रा चीज आपको मैंने बता दिया बस, कि प्रेशर के टर्म में दे तो आप कभी कंफ्यूज ना हो कि सर पढ़ाई नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो प्रेशर के टर्म में देगा तो आप क्या करेंगे, P1 अपॉन P2, इट मींस देखेंगे P1 अपॉन P2 का मतलब एनोड अपॉन कैथोड, ये ध्यान रखना। एनोड अपॉन, क्योंकि तुमको कहां कैसे पता चलेगा कि कौन सा P1 है कौन सा P2 है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है कि एनोड अपॉन कैथोड प्रेशर के टर्म में। लेकिन यहां कैसे पता चलेगा, किसमें? कंसंट्रेशन, जब आपको दिया हो कंसंट्रेशन C1 C2, तो उस केस में आप कैथोड अपॉन एनोड करिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि C2 कौन है और C1 कौन है। तो याद रख लो, कंसंट्रेशन में हमेशा C2 होता है कैथोड के लिए, C1 होता है एनोड के लिए। लेकिन प्रेशर के टर्म में उल्टा हो जाता है। प्रेशर में क्या हुआ, प्रेशर में समझो P1 हो गया एनोड के लिए और P2 हो गया कैथोड के लिए। क्लियर है? बच्चा पार्टी जल्दी बताओ। क्लियर है? एक सेकेंड, जल्दी से बताओ। आसान है? कोई दिक्कत? कोई परेशानी तो नहीं है? फटाफट से गाइस। सॉरी, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा खांस रहा हूँ मैं। क्लियर है? इजी पीजी, जल्दी बताओ। इजी पीजी। चलो भैया। अच्छा, अब अगर क्लियर है तो क्वेश्चन करा देते हैं। आओ, कंसंट्रेशन सेल पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आओ देख लो। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा, क्या व्हाट विल बी, ये सब पीवाईक्यू है। जितने क्वेश्चन मैंने तुमको सेशन के अंदर कराए हैं, हल्के में मत लेना, सब आए हुए प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं के जरूर है। ठीक है, ये सब मेरे नोट्स में पड़े थे, मैंने आपको सब सॉल्व सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया, इसलिए मैंने आपको करा दिया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आपको गिवन है एक सेल रिएक्शन, क्या एजी सॉलिड, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली गिवन है AgNO3। ठीक है, इसी कंडीशन गिवन है 0.01, मतलब इस बार सेल रिप्रेजेंटेशन के टर्म में वैल्यू दे दी, और साथ में है AgNO3 0.05 मोल, और साथ में दिया हुआ है AgS। ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें सोच के देखो
क्या हमको कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द ईएमएफ। अच्छा ईएमएफ निकाला हमने, अब ध्यान से देखो दोनों साइड में कंसंट्रेशन गिवन है 0.01, C1 इधर भी गिवन है और C2 इधर भी। अच्छा कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखना, कैसे पहचानेंगे कि ये कंसंट्रेशन सेल का सवाल है। अरे तो देखो ना भैया, इधर भी AgAgNO3, इधर भी AgAgNO3, ओहो मतलब दोनों साइड सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड है। समझ गए कि ये एक कंसंट्रेशन सेल का सवाल है। तो पहचानना बड़ा जरूरी है। दोनों साइड अगर अलग अलग होता, मान लो इधर Ag है उधर जिंक होता, तो आप इसको नॉस्ट इक्वेशन से सॉल्व करते, लेकिन क्योंकि इधर भी Ag और AgNO3 है, इधर भी AgNO3 और Ag है, तो आप तो ये चीज समझ गए होगे ना। क्यों भैया, आप तो ये चीज समझ गए होगे कि ये एक कंसंट्रेशन सेल का सवाल है। और कंसंट्रेशन सेल में मैंने आपको क्या बताया था, 0.06 अपॉन n, और याद रख लो लॉग C2 अपॉन C1, बोलो, है ना। मतलब क्या, कैथोड अपॉन एनोड। अरे तो कैथोड क्या है, ये देखो, इसके जो राइट साइड होता है वो कैथोड होता है। क्या बात है सर, मतलब यहाँ जो C2 है ना ये बेसिकली 0.05 है। अरे मैंने लिख भी दिया था ऊपर। और लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड, मतलब ये जो C1 है बेसिकली यहाँ C1 है 0.01 मोल। अब यही तो आपको बस समझना था। अब C2 अपॉन C1 होता है तो कुछ करना थोड़े है, 0.06 अपॉन n और log C2 अपॉन C1 इट मींस 0.05 अपॉन 0.01। अरे क्या बात है, अभी काटोगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, करके देखो, बिल्कुल जाएगा। यानी E cell इज इक्वल्स टू 0.06 अपॉन n और log 5। चलो अभी समझ ये नहीं आ रहा होगा कि सर n की वैल्यू यहाँ क्या है, क्या है n की वैल्यू, बताओ क्या है n की वैल्यू। अरे सिंपल है, Ag क्या होता है, Ag के ऊपर +1 चार्ज होता है। आप सोच के देखो, अगर Ag से AgNO3 गया होगा और AgNO3 से Ag गया होगा, इट मीन जाहिर सी बात है अगर +1 चार्ज है, इट मीन यहाँ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन ही तो हुआ होगा। अरे सिंपल तो है सर, सिंपल तो है। क्या है, ये Ag से AgNO3 जा रहा है, इट मीन यहाँ क्या हुआ होगा, अरे NO3 -1 होता है कि नहीं होता है, बोलो। NO3 माइनस होता है, सोच के देखो, NO3 माइनस होता है। अब NO3 माइनस के लिए पक्का Ag प्लस आया होगा, तभी तो AgNO3 बना होगा। तो सोच देखो, यही से तुम निकाल सकते हो। हालांकि तुम सेल रिएक्शन लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी, तुम लिखो, मैं यही देख के समझा सकता हूँ कि यहाँ Ag जो है, जाहिर सी बात है सर, यहाँ Ag प्लस में कन्वर्ट हुआ होगा, तभी तो Ag प्लस NO3 माइनस से जुड़ा होगा। इट मींस Ag जो है वो Ag प्लस में गया है, और यहाँ से Ag प्लस से Ag गया है, मतलब जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, मतलब n की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, तो ये वैल्यू हो गई 1। सो सिंपल है, ई सेल कितना हो जाएगा, 0.06 इंटू लॉग ऑफ 5। और टेंशन नहीं बच्चों, घबराने का नहीं, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.07। हाँ जी, ये आपको गिवन होगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ। लॉग 10 तक तो वैल्यू एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि याद ही कर लो, मुझे तो याद है। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.07, मतलब ई सेल विल बी 0.06 इंटू 0.07। तो ई सेल आपका कितना होगा, 0. क्या होगा, 7 6 42, तो 0.042 ये होता है ना, 0.42। 0.42, ठीक है। चलो क्लियर है, जल्दी से, ना 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 एक सेकंड, 0.042 होगा ना, क्या लिखता हूँ मैं, डबल जीरो हो जाएगा ना, जल्दी से बताओ, क्लियर है, जल्दी से फटाफट से। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, क्लियर है, फटाफट से बताओ कि क्लियर है कि नहीं, जल्दी से। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जोहा आपको क्लियर है, रोहिल्ला आपको क्लियर है, अरीफा, गौरव, जैदुल सबको क्लियर है। अमन, मोहम्मद यूसुफ आपको क्लियर है, सबको सबको समझ आया, जल्दी से बता दो। ऐसे ही कंसंट्रेशन, अभी देखो इधर कहीं प्रेशर दिया होता तो आप क्या करते, P1 अपान P2 करते। तो मैंने आपको सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड सब दे दिया, फार्मूला सब बता दिया कैसे पूछे जाएंगे और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है।
काफी दिनों बाद बढ़िया सेशन हुआ आज, ठीक है, मजा आया होगा आपको, खूब सारी प्रैक्टिस चलते रहेगी ऐसे ही। अभी देखो समय इसलिए लग रहा है चैप्टर खत्म करने में, क्यों, पांचवा है ये लेक्चर, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस भी तो हम साथ चल रहे हैं करते करते, तो समय तो लगेगा। हाँ बोलोगे प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तो जैसे चैप्टर खत्म होते थे, 4 चैप्टर पीछे 3 चैप्टर निपटा चुके हैं ना, ये भी खत्म हो जाता। लेकिन तुम लोग ही कह रहे थे कि ये तरीका बढ़िया है, तो क्वेश्चन करते चलेंगे तो ज्यादा सही है ना। हाँ बिल्कुल, अभी डालेंगे तुरंत, ठीक है। तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं।